Hello friends, this is Dr. R. Bhardwaj, ex-Vice Chancellor of 4 universities. I had been a professor of biochemistry for a long time. And when I speak to you today, this will be very relevant for you, for everybody. छोटे से लेके छोटा, बड़े से लेके बड़ा, जो आदमी किसी भी तरीके से अपनी हेल्थ के लिए अपना ध्यान रखना चाहता है. Every day you hear corona death, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 तक इंडिया में कोरोना केसेस वेंट अप टू 4.5 लाख. और इस वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी उठी. मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं प्रोफेशनली तो बायोकेमिस्ट हूँ, एमएससी बायोकेमिस्ट्री पंतनगर से, तो मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं जाऊंगा. पर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी खड़ी है एलोपैथिक और आयुर्वेद में. आज अगर ध्यान से देखें तो चरक संहिता करीब 3200 साल पुरानी है और चरक महर्षि चरक ने ही सिस्टम दिया था जिसको हम लगभग अब भूल चुके हैं. और आयुर्वेद को पिछले कुछ सालों से गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, बहुत अच्छी बात है. अगर आप एलोपैथी का देखें तो कभी रेमडेसिविर हाँ कर दी जाती है, अभी ना कर दी गई है. कभी डॉक्सीसाइक्लिन आप दे दें, कभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे दें, कभी आपको एजिथ्रोमाइसिन कहा जाता है. चूंकि इस वायरस का कोई भी नो नोन क्योर इज देयर. Even vaccines, when you take, vaccines are not working. Controversial results आते रहते हैं कि 2 वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोरोना हो सकता है. मुझको भी 1 डोज लगने के बाद कोवैक्सीन की मुझे भी कोरोना हुआ. हालांकि अलग बात है कि मैंने अपना विटामिन डी लेवल बहुत मेंटेन किया हुआ था, इसलिए मेरे को कोई भी लंग्स पर असर नहीं आया. भारतीय दर्शन में योग का बहुत महत्व है. योगासन, महर्षि पतंजलि का दिया हुआ योगासन और 7 चक्रों को जागृत करने की कुंडलिनी विद्या, इसके साथ साथ प्राणायाम है और इसके साथ साथ ध्यान है. आज तक सब लोगों ने इसको मनुष्य की मानसिक शांति से और अपने आप को ढूंढने के लिए जोड़ा है. पर मैं आज जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो बिल्कुल फर्क है. आमतौर पर सबको मालूम है कि जब भी हम योगासन या प्राणायाम करते हैं तो अपना ब्लड प्रेशर कम हो जाता है. उतनी देर के लिए तो कम से कम हो जाता है और 10 से 15-20 पॉइंट तक कम हो जाता है. आप सब कहेंगे मेरे से कि ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई इसलिए ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया. ऑक्सीजन तो आप 98%, 99% सैचुरेशन पर है, फिर भी ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर गया. पहले हम ये समझ लें कि हमको ब्रीदिंग एक्सरसाइज में सांस कैसे लेनी चाहिए. हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं बॉडी के, एक माउथ और एक नोज, जो दोनों एक लंग से भी कनेक्टेड है और माउथ स्टमक से कनेक्टेड है. खाना हम मुंह से ही खाते हैं, श्वास हम नाक से लेने की 90% कोशिश करते हैं. So the most important thing is to remember that the nasal cavity is a bigger area than the mouth itself, and the breathing should be done all the time, every time, and in particular in night by nose only. उसका कारण है, जब आप सांस नाक से लेते हैं तो नेजल कैविटी बड़ी होने के कारण और दूसरे एंडोथेलियल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज एंजाइम जो नेजल कैविटी में प्रेजेंट है, एपिथेलियल लाइनिंग में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको ई-नॉस बोलते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेज. जब आप सांस लेते हैं तो आपके साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन है. पर भारतीय विद्याओं को देखो, अनुलोम विलोम, कपाल भाती, भ्रामरी योग, अपना सिंपल ओंकार साधना आ और मा, जो कुंडलिनी का या किसी भी इंडियन फिलॉसफी का बेसिक है. इन सब में जब आप किसी भी तरीके से प्राणायाम करते हैं तो कुछ स्पष्ट चीजें डेवलप होती हैं. मैं आपको बताता, जब हम ओंकार साधना करते हैं तो लगभग करीब 66% हम ओ बोलते हैं और 33% करीब माँ बोलते हैं.
पहली बात है कि हमने इन्हीं दो शब्दों को चुना है, आ और माँ को। एमिन में भी आ और माँ है। एक मुंह से बोल, एक आता है ओ, और माँ आपके तालु से आता है। तो इसकी वजह से देखिए क्या होता है, ओ जब आप माँ बोलते हैं तो आपके वाइब्रेशंस तालु पर होने लगते हैं। ऐसे ही अगर आप ध्यान से देखें, अनुलोम विलोम, हश्रिका, कपालभाति, हश्रिका, इन सब में एक तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज 15 टाइम्स बढ़ जाती है। नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए वेसोडाइलेटर, इट गोज इन एवरी सेल। तो भारतीय विद्याओं में जितने भी प्राणायाम की विद्या हैं, चाहे वो ओंकार साधना हो, चाहे वो ब्राह्मरी हो, चाहे वो कपालभाति हो, या आप हश्रिका पर हैं, या आप कुंडली में जब आप अपने प्राणों की शक्ति को कहीं भी डायरेक्ट करते हैं तो ब्रीदिंग रेट बढ़ता है, और ब्रीदिंग रेट बढ़ने से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज इन नॉस्ट्रल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इनॉस। नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस लेवल की वजह से 15 टाइम्स आपका नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज बढ़ता है। नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है हेल्थ और लाइफ के लिए। आपने अभी सुना होगा SARS-CoV-2 में ज्यादातर लोग, जिन लोगों को डेथ हुई है, उसमें 65% से लोग ऊपर या तो ओल्ड थे, या उनको डायबिटीज थी, या हार्ट प्रॉब्लम थी। नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल इंसानों में कम होता जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स कम होते जाते हैं। जब आप 50 साल के हो जाते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल प्रोडक्शन 50% रह जाता है, और 60 के बाद तो 15-20% ही रह जाता है। इसका मतलब आपके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की डेफिशिएंसी कंटिन्यूसली रहती है। और नाइट्रिक ऑक्साइड लंग्स में जाकर के वेसोडाइलेटर है, जहाँ पे ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। एपिथेलियल सेल्स का वेसोडाइलेटर है, हार्ट सेल्स में, ब्रेन सेल्स में, तो बहुत ही प्रोटेक्टिव रहता है। इसीलिए आप देखेंगे जैसे जैसे आप बुढ़े होते जाते हैं, मैं हो गया, जो एज ज़्यादा हो गई, तो बाल भी गिर जाते हैं, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता, और सिर पर वेसोडाइलेशन ना होने से न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं होती है। इसीलिए जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं, या सबसे अच्छा भारतीय विद्याओं को फॉलो कर रहे हैं, जो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली रामदेव बाबा कराते हैं, उसको फॉलो करना है। ये विद्या पतंजलि ये योगपीठ में बहुत आसानी से दी हुई है, पर हम सब लोग इसको भूल चुके हैं। कंट्रोवर्सी इस बात की छोड़ दीजिए कि एलोपैथी सुपीरियर है या आयुर्वेद सुपीरियर है या प्राणायाम सुपीरियर है। हम सब भूल रहे हैं कि चरक बहुत पुरानी है। दूसरे जितनी भी आयुर्वेदिक विद्याएं हैं, जितनी भी योगासन हैं, वो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, जबकि एलोपैथिक जनरली आपको ट्रीट करती है, और ट्रीटमेंट भी सिम्टोमेटिक है, जो भी पूरा नहीं हो पा रहा है। आज भी कम लोग नहीं मरे हैं। स्पेनिश फ्लू में 5 से 10 करोड़ लोग मरे थे, और 2 से 3 साल चले थे। आज भी इस बीमारी को करीब 1 साल 7 महीने हो गए, और अभी तक खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और ऐसा लगता है कि खत्म भी नहीं होगी, क्योंकि वायरसेस में, mRNA वायरसेस में म्यूटेशनल रेट बहुत हाई होता है। दूसरा, मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, एक जो बहुत लोग प्रमोट कर रहे हैं, और कंटिन्यूसली प्राइवेट कंपनीज प्रमोट कर रही हैं, क्योंकि उनको अपना प्रोडक्ट बेचना है। इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी क्यों बढ़ाओ, किस लिए बढ़ाओ, और इम्यूनिटी बढ़ाने से फायदा होगा या नुकसान? और जो प्रोडक्ट आपको इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन दिए जा रहे हैं, जिंक दिया जा रहा है, क्या वो इम्यूनिटी बढ़ाते हैं? क्या इम्यूनिटी एक दिन में बढ़ जाएगी? कि एक आदमी जो 75 साल का है, जिसका वजन 40 किलो हो गया है, उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं, कि एंटीबॉडी सिंथेसिस हो सकती है, या एंजाइमेटिक पाथवे पूरे फंक्शनल हैं? तो इम्यूनिटी बढ़ाने का कंसेप्ट, पहले तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको विटामिन डी। विटामिन डी विटामिन नहीं है। विटामिन का मतलब होता है वाइटल अमीन। विटामिन डी इज ए स्टीरॉयड हार्मोन, फैट सॉल्युबल हार्मोन, मेम्ब्रेन से अंदर जा सकता है, हमारे डीएनए से बाइंड कर सकता है, वहाँ जीन एक्सप्रेशन अफेक्ट कर सकता है।
बाकी हार्मोन ये नहीं करते, विटामिन B12 भी नहीं करेगा, नर्व एंडिंग के लिए जरूरी होगा, तो सब वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन C वाटर सॉल्युबल विटामिन है। विटामिन डी लेवल फॉर लास्ट 2 years रिसर्च में ये क्लियर पाया गया है कि विटामिन डी लेवल अगर आपके कम है तो आपको पाथवे जो होगा कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के वक्त वो इन्फ्लेमेटरी पाथवे होगा। इम्यून रेस्पॉन्स में क्या होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब लोग बात करते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, मैं उनसे कहता इम्यूनिटी किस डायरेक्शन में ले जाओगे ये आपके हाथ में नहीं है। आपने इम्यूनिटी बढ़ा दी और इम्यूनिटी बढ़ाने से आपका इन्फ्लेमेटरी पाथवे बढ़ गया जिसमें इंटरल्यूकिन 6 डेवलप हो जाता है और इंटरल्यूकिन 6 अपने ही सेल्स में जाकर के किलिंग करता है। इम्यून रेस्पॉन्स इज प्रो इन्फ्लेमेटरी। हमको चाहिए क्या हम चाहते हैं कि हमारे लंग सेल्स की सेल्फ इन्फ्लेमेशन में आ जाए और धीरे से निमोनिया डेवलप हो जाए? क्या हम चाहते हैं कि हमारे हार्ट की आर्टरी सेल्स इन्फ्लेमेशन हो जाए, हमको कोरोनरी हार्ट अटैक आ जाए? क्या हम चाहते हैं? ये डिपेंड करेगा, 2 पाथवे हैं, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे, एक प्रो इन्फ्लेमेटरी पाथवे है। ये पाथवे कैसे जाएगा ये डिपेंड करेगा विटामिन डी लेवल पर। अगर विटामिन डी लेवल अच्छे हैं तो प्रो नॉन इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी पाथवे जाएगा, और विटामिन डी लेवल अगर कम है तो आपको इन्फ्लेमेटरी पाथवे जाएगा जो जिसमें इंटरल्यूकिन 6 बढ़ जाएंगे, और इंटरल्यूकिन 6 बढ़ने से आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, सूजन आएगी, आपके लंग्स में जाकर इन्फ्लेमेशन निमोनिया डेवलप होगा, और इंटरल्यूकिन 6 बढ़ने से ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम डेवलप होगा। तो आप बातें ना सुने, मैं किसी कंट्रोवर्सी या कोई ऐसी बात आपको नहीं बता रहा जो बहुत नहीं हो। पहले तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्राणायाम करने से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल बढ़ते हैं, और आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कनाडा की कंपनी सैनोटाइज एक स्प्रे इनहेलर डेवलप कर रही है जिसमें 150 ppm नाइट्रिक ऑक्साइड है, और उसको कोरोना अंदर जाने के बाद अगर आप उसे सूंघ लेते हैं 150 ppm 4 times a day तो कोरोना मर जाएगा, बिकॉज दिस इज एंटीवायरल। इट ऑल्सो स्टॉप्स द रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। तो अगर आप दिन में 4 बार प्राणायाम करेंगे, उसमें चाहे अनुलोम विलोम करें, उसमें चाहे भ्रामरी करें मुद्रा, उसमें चाहे आप हश्रिका करें, उसमें चाहे आप कपालभाति करें या ओंकार साधना करें 15 मिनट की, तो आपके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल्स हाई होंगे और आप अपने प्रोटेक्ट कर पाएंगे। क्या शायद यही कारण है कि बहुत सारे लोग जो इन विद्याओं में इन्वॉल्व हैं उनको कोरोना नहीं हुआ? मुझे नहीं मालूम, पर ये सोचने का विषय है। मैंने जो भी कहा है साइंटिफिक बेसिस पे कहा है। आप इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पे न काढ़ा पिएं न गिलोय खाएं, क्योंकि इनको पीने और बढ़ने से अगर आपकी इम्यूनिटी इन्फ्लेमेटरी डायरेक्शन में चली गई, IL-6 चली गई, तो आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम ARDS की होगी। वो अंदर जाके क्या होता है आपको नहीं मालूम है, क्योंकि आपके विटामिन डी लेवल्स आपको नहीं मालूम है। और जनरली इंडिया में करीब 80% लोग विटामिन डी में डेफिशिएंट है। ये मत समझिए कि हम सब लोग सांवले रंग के या काले रंग के हैं तो हम विटामिन डी धूप से बना सकते हैं। इनफैक्ट उनमें तो और भी मुश्किल होता है। हाँ, जो लोग फिश खा रहे हैं उनको विटामिन डी लेवल बेटर हो सकते हैं, पर मैंने जो हालत महाराष्ट्र और गोवा की भी देखी वो कोई बहुत अच्छी नहीं देखी। इसके लिए विटामिन डी लेवल बहुत। तो भारतीय विद्याओं में प्राणायाम, योगासन बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हमने धीरे धीरे भारतीय विद्याओं को ख़त्म करने की कोशिश की है, पर पिछली गवर्नमेंट से पिछले 10 सालों में 7 सालों में हम देखेंगे तो आयुर्वेदिक मिनिस्ट्री है, वो चीज़ों को देख रही है। पर मुझे ये समझ में नहीं आया कि कोरोनल को भी IMA या ICMR क्यों देखेगा। कोरोनल के भी टेस्ट क्यों नहीं कराए गए हैं? क्यों नहीं आइवरमेक्टिन के टेस्ट कराए गए हैं? क्योंकि आइवरमेक्टिन 36 रुपए की है, इसलिए कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती। क्या कोरोनिल का भी एक प्रॉपर डबल ब्लाइंड टेस्ट नहीं हो सकता था, या गिलोय का नहीं हो सकता था, या काढ़े का नहीं हो सकता था? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में इंडिया के वी हैव एम्स जहाँ पर ये बातें होती हैं, पर इस काम को अभी किया नहीं गया है। जरूरत है इस बात की
कि इन चीज़ों को भी साइंटिफिक तरीके से टेस्ट करके, डबल ब्लाइंड टेस्ट करके समझा जाए, उनको मरने के लिए नहीं छोड़ दिया जाए। I hope you all must have enjoyed my talk. This may not be an eye-opener, but this will help you in life. Thank you very much.